आज हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी देखेंगे, टाइम हुआ तो रेजिस्टेंस, टेम्परेचर देखेंगे, देन वी विल सी ओम्स लॉ। तो रेजिस्टेंस की कहानी पूरी खत्म करेंगे आज। एंड आफ्टर दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, जिसके बारे में हम पहले एक लेक्चर में बात कर चुके हैं। सो लेट्स गो बैक एंड गो बैक टू लास्ट क्लास। और जहां हमने लास्ट में ये एक्सप्रेशन डिराइव किया था, वी हैड ब्रॉट वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ करंट। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वोल्टेज को एक्चुअली इक्वेट किया था। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक एक्सप्रेशन हमें मिली थी और उसके बाद हमें करंट की एक एक्सप्रेशन मिली थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज हमें एक डेफिनेशन था। और दोनों को मिलाने के बाद वी हैड कम टू दिस एक्सप्रेशन, v is equal to ml divided by n e square and tau average, ठीक है ना, into I, ठीक है, ये हमें आया था, राइट। और अब से धीरे धीरे टाउ एवरेज को क्या है, टाउ एवरेज को टाउ लिखता जाऊंगा। सो ऐसे सेम, दिस मींस दैट इज टाउ एवरेज, यू जस्ट कीप इट इन माइंड। नाउ व्हाट वी विल डू इज दैट, जरा हम इन क्वांटिटीज को अच्छी तरह से देखना शुरू करें, ठीक है। m जो हमारी होती है बेटा, m होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमारे पास E हो गया, E है हमारा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अगर हम इन दोनों चीज को देखें तो हम इनको कांस्टेंट कह सकते हैं, ये कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। अब आते हैं दो और क्वांटिटीज पे। एक क्वांटिटी है हमारा n, n क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और एक और क्वांटिटी है हमारे पास टाउ, या टाउ एवरेज ही लिख रहा हूं भी, दिस इज नोन एज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। इन दोनों पे थोड़ा सा गौर करते हैं। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हमारा जो है, दैट इज एक्चुअली द रिलैक्सेशन दैट यू गेट बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस। और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से पैदा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, जाहिर सी बात है, कुछ तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और कुछ अगर एनर्जी मिला तो आयनाइजेशन होगा। यहाँ पे एक चीज का गौर करेंगे हम, जरा टेम्परेचर पे गौर करेंगे। अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो आप देखो आपकी एन की काउंट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आयनाइजेशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे। और जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, आपके कोलिशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो टाउ एवरेज है वो गिर जाएगा, ठीक है। इन दोनों चीजों पे जरा गौर करते हैं। टेम्परेचर को अगर हमने छेड़ दिया तो हमें क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर छेड़ देने से हमें ये दो चीज भी साथ साथ देखने को मिलेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि दीज टू क्वांटिटीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। ये आगे भी काम में आएगा जब हम टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ेंगे। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो मैं ये कह सकता हूं दीज टू क्वांटिटीज आर कांस्टेंट, इन्हें मैं कांस्टेंट कह सकता हूं इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो ये बहुत बड़ी चीज है, यही आगे जाके ओम्स लॉ में हमें काम में आएगा। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करें तो ये दोनों चीज हमारी कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। और अब अगर हम इस रेशियो, दोबारा इस एक्सप्रेशन को देखें कि v इज इक्वल टू ml n e स्क्वायर, अब टाउ ही लिख रहा हूं और टाउ एवरेज नहीं लिख रहा हूं, m e स्क्वायर बाई टाउ। तो ये क्वांटिटी में, ये जो क्वांटिटी आपको दिख रहा है, ये क्वांटिटी कैसा है, ये फुल क्वांटिटी एक कांस्टेंट है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज आल्सो कांस्टेंट। डू यू एग्री विथ मी? एंड दिस इज द प्रेल्यूड टू योर ओम्स लॉ, कि यहीं से ओम्स लॉ, जैसे हम कहते हैं ना v इज इक्वल टू, नॉट ओम्स लॉ आई वुड से, ओम्स लॉ का प्रेल्यूड नहीं, ये रेजिस्टेंस का प्रेल्यूड है। v इज इक्वल टू आई आर जो आप पढ़ते हो ना, r इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अब आते हैं हम रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं। तो रेजिस्टेंस हमने उस दिन डिफाइन कर दिया था, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, आइए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है, ये हम देखते हैं किसी भी
कंडक्टर के लिए। अच्छा, इसको इंसुलेटर के लिए क्यों नहीं देखते? अरे इंसुलेटर का काम ही है करंट को जाने नहीं देगा, हम तो रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं। किसी भी कंडक्टर का ये एक प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी से वो करंट फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। सिंपल, resistance is the property of a conductor due to which obstructs the flow of electric current or passage of electric current. Okay? Yes, sir. और क्लास 10 में हमने देखा था ये वाला डायग्राम। हमेशा हम कहते थे कि अगर आपका ये कोई कंडक्टर है, सपोज दिस इज अ कंडक्टर, तो इसको अगर हम स्कीमेटिक वे में देखें तो यहाँ से एक छोटा सा प्राणी होता है, वो यहाँ से दौड़ के भाग के जाना चाहता है। इस प्राणी का नाम होता है करंट। और जब ये प्राणी जाना चाहता है, अंदर से एक और प्राणी है जो इस कंडक्टर के ओरिफिस को, दिस इज द एनालॉजी, सो इसको चोक कर देता है, यहाँ पे चोकिंग करेगा और बड़ा खुश होके हंसते रहता है। ये कौन है? ये प्राणी है बेसिकली रेजिस्टेंस। अब इसको तो जाना ही है, तो इसका बड़ा भाई क्या करता है? इसका बड़ा भाई पीछे से इसको एक किक मारता है, एक किक मारेगा। और ये किक कौन मारता है? ये वोल्टेज किक मारता है। तो जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे, पोटेंशियल मतलब मैंने कहा था ना, इट्स लाइक व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज अक्रॉस अ कंपोनेंट। अब आपका डेफिनेशन क्लियर होता जाएगा। देखिए, ये एक कंपोनेंट है, ये हमारा एक कंपोनेंट है। क्या है? ये एक कंडक्टर है, ये एक कंपोनेंट की तरह है। इस कंडक्टर के जरिए हम किसको पार कराना चाह रहे हैं? इसको पार कराना चाह रहे हैं। ये हमारा चार्ज है, या फिर इस चार्ज को आप इलेक्ट्रॉन समझ लो, जो भी समझ लो, इसको आप पार कराना चाहते हो। तो वोल्टेज क्या करता है? वोल्टेज आपको देता है वो पुश, वोल्टेज पुश देगा। और चार्ज में क्या आएगा? चार्ज में आएगी मोबिलिटी, और मोबिलिटी आने से बहेगा करंट। और रेजिस्टेंस क्या करेगा? रेजिस्टेंस चोक करेगा, और चोक करने से बेसिकली वो क्या कर रहा है? वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। क्या ये कहानी आपको समझ में आया? जी सर। ठीक है। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना, ये ऑब्स्ट्रक्शन होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये कांस्टेंट नहीं होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये। इसी को आगे देखेंगे। ये ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक ही टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन देगा। ठीक है जी सर। अभी जो आप क्लास 10 में हम पढ़ रहे थे, V इज इक्वल, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ V अपॉन I। अभी हम ओम्स लॉ नहीं पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे। ये जो रेशियो है ना बेटा, ये ऑलवेज होल्ड्स गुड। आप बोलोगे तो आप ओम्स लॉ से क्या अलग पढ़ा रहे हो? ऑलवेज होल्ड्स गुड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड कंडक्टर स्पेसिफिक। उस चीज पे बात करेंगे अभी, कंडक्टर स्पेसिफिक। अभी ओम्स लॉ पे जाएंगे ही नहीं, अभी कंडक्टर स्पेसिफिक। मतलब ऐसा है कि सर हमने एक कॉपर का टुकड़ा लिया, ये टुकड़ा किसका है? कॉपर। ठीक है। और अब टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर जो है, अब एम्बिएंट टेम्परेचर है T डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना, T डिग्री सेंटीग्रेड ले लो, या इसका अप्रोक्सीमेटली सम केल्विन होगा। दिस इज द टेम्परेचर। अब अगर आप इसमें से कोई वोल्टेज दे के रख रहे हैं, इसको मान लीजिए इस कॉपर को आपने एक वोल्टेज दे के रखा है, राइट? तो आपकी करंट ऐसे जा रही है, करंट जा रही है, वोल्टेज है। अब इसमें जो आर का रेशियो आएगा ना, V अपॉन I, ये कांस्टेंट आएगा। ये हमेशा ट्रू है। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर योर दिस रेशियो विल ऑलवेज होल्ड गुड। नेवर एवर फॉरगेट दिस रेशियो रिमेन्स। सो मोटा मोटी रेजिस्टेंस के बारे में संजीवनी समझ में आया। रेजिस्टेंस इज property of a electrical conductor due to which it obstruct the flow of current. And if you see resistance, it comes out from the derivation of the expression of potential against current, which we came from drift velocity. और याद रखना, पहले हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन किया पोटेंशियल के टर्म्स में, और एक जगह हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन किया किसके टर्म्स में? I के टर्म्स में। दोनों को इक्वेट किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गायब हो गया, I और V के बीच में एक इक्वेशन बन गया। उस इक्वेशन में हमने पाया कि ऊपर रहता है ml और नीचे रहता है। अब हमने एक और दो बातें यहाँ पे की नहीं है, अब वापस उस इक्वेशन में चलते हैं। ठीक है, आवर इक्वेशन वाज V इज इक्वल टू m, इसके बाद नीचे क्या था? n E स्क्वायर टाउ।
ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा था एल, यहाँ पे था ए और यहाँ पे था आई। हमने इस चीज पे बात नहीं की थी, ठीक है ना। हमने कहाँ पे क्वांटिटी लिखा था, हाँ यहाँ पे एक गलती हो गया बेटा, यहाँ एल और ए भी है, ठीक है, एल और ए भी है। अब हम एल और ए के बारे में बात कर रहे हैं, अब इस क्वांटिटी के ऊपर बात करेंगे। ये सॉरी ये छूट गया था। नाउ टॉक अबाउट दीज टू क्वांटिटीज, एल अपॉन ए। सर आप एक बार ही एल लिख चुके हैं, कहाँ पे, हाँ एक बार एमएल लिखा हुआ है। एल नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है सॉरी। तो इसमें एल अपॉन ए अभी हमें लिखना। अब हम एल अपॉन ए के बारे में स्टडी करेंगे। अब इस पे आ जाओ। एल अपॉन ए को मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा एल अपॉन ए जो हमारा क्वांटिटी है ना, ये ज्योमेट्रिक पैरामीटर है, ज्योमेट्रिक पैरामीटर, एंड कैन डिफर फ्रॉम स्पेसिमेन टू स्पेसिमेन। एक स्पेसिमेन से दूसरे स्पेसिमेन में ये चीज डिफर कर ही सकता है, क्योंकि ये एक ज्योमेट्रिक पैरामीटर है, सबका एल अपॉन ए का रेशियो अलग अलग होगा, ठीक है। जी सर। तो क्या मैं अभी इन दोनों चीजों को ऐसे कह सकता हूं, देखो तो इसको मैंने येलो से ढका, इसको मैंने कहा मटेरियल प्रॉपर्टी, इसको मैंने कहा मटेरियल प्रॉपर्टी, और इसको मैंने कहा ज्योमेट्रिक या एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। देखो क्यों ऐसे लिख रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू जनरलाइज मोर एंड मोर एज फार एज वी कैन गेट। ओके। ठीक है। यस सर। अब यहां से हमारे एक्सप्रेशन को ले आते हैं। v इज इक्वल टू, हमने कहा v बाई आई जो है एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाती है, और उस कांस्टेंट क्वांटिटी को हम r कहते हैं, और यही r हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है ओम। तो r को अगर हम इस एक्सप्रेशन से r को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, आप खुद ही लिखो तो। v अपॉन आई कैसे लिखेंगे, m n e स्क्वायर टाउ, और यहाँ l अपॉन a करके रखते हैं। हाँ सर, वो तो वी हो गया ना। कौन सा, ओके, आई इज। आई को ले आया ना बेसिकली इस, हाँ हाँ सर। देखो बेटू ये क्या, ये आई को खींच के नीचे ले आया, हाँ हाँ सर। तो इसको आर, एक स्टेप और लिखूं क्या, क्लैरिटी नहीं नहीं रहेगा, नहीं सर, समझ गया समझ गया। समझ गया ना। तो ऐसे लिख देता हूँ ना, देख यहाँ लिख दे, ऐसे कर देते हैं, v अपॉन आई इज इक्वल टू आर, ऐसे कर देते हैं। अब ठीक है, हाँ जी सर। आजा आजा अब आजा। अब इस चीज को देख तो अच्छी तरह से, ये क्या है, वही तुम्हारा मटेरियल प्रॉपर्टी, हाँ जी सर। और ये क्या है, ये तुम्हारा वही एक्सटर्नल। एक्सटर्नल प्रॉपर्टी। कुछ याद आ रहा है, शायद अभी भी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको से प्यार नहीं किया ना। क्लास 10 याद आ रहा है, यस। आर क्या है, रो एल अपॉन ए, इस रो का नाम क्या है, कुछ याद आ रहा है, अभी भी नहीं याद आ रहा है, थोड़ा बहुत कुछ तो याद आ रहा नाम क्यों नहीं याद आ रहा है इसका, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। है। यस यस। रेजिस्टिविटी हमें हेल्प, वो क्वांटिटी है जो हमें बेसिकली मटेरियल चॉइस में हेल्प करता है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्वांटिटी मटेरियल स्पेसिफिक है, मटेरियल स्पेसिफिक। देखो रेजिस्टिविटी से कोई लेना देना नहीं, आप लंबा तार लो छोटा तार लो। अब एक बात करते हैं आपसे, आप कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। हमें एक हेडफोन का वायर बनाना है, तो हेडफोन की वायर कैसी होनी चाहिए, अच्छी तरह सिग्नल जानी चाहिए, रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए। तो जब हम हेडफोन की वायर बनाएंगे तो कोई हमें कहेगा देखिए आप वायर इतने मोटापे का बनाएगा और इतना लंबा बनाएगा, फाइन, एक्सटर्नल पैरामीटर फिक्स्ड। इसके बाद किस चीज से हम वो वायर बनाएंगे, व्हाट वुड बी द मटेरियल, हमें ऐसा मटेरियल सिलेक्ट करना चाहिए जिसकी पैदाइशी रेजिस्टेंस कम हो। समझ में आ रहा हाँ है, जी सर। इसकी 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 एनालॉजी कुछ ऐसे ले लो, इसकी एनालॉजी ऐसे ले लो, इसको एक एनालॉजी देते हैं आपको, हाँ इसको से आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये हो आप, ठीक है, और ये मान लीजिए ये साइड में एक हाथी को रखते हैं, ठीक है, ये एक हाथी है, ये आप हो। आपके बॉडी से हमने एक सेल को निकाल दिया,
एक सेल निकाल लिया आपके बॉडी से, ठीक है। और इस हाथी के बॉडी से, सॉरी, इस हाथी के बॉडी से भी हमने एक सेल निकाल लिया, इस हाथी के बॉडी से भी एक सेल निकाल लिया। हम बेसिकली एक स्केल ले लेते हैं, स्टबर्न, जिद्दी। आपका स्टबर्ननेस का स्केल है मान लो 7, हाथी का स्टबर्ननेस का स्केल है मान लो 5। तो हमने एक सेल ले लिया, ठीक है। तो इस सेल में आते आते ये है आपका सेल, सेल ह्यूमन, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं सेल ऑफ द ह्यूमन, और इसको ले लेते हैं सेल ऑफ द एलिफेंट। तो इसका अगर हम स्टबर्ननेस देखें दोनों का, तो पैदाइशी इसका ये ज्यादा है, समझ में हाँ आ रहा है। सर, हाँ जी सर। अब हमें मान लो ये एलिफेंट के सेल से भी इंसान बन सकता है, आपके सेल से भी इंसान बन सकता है। हमें एक ठो ओबीडियंट बच्चा क्लोन करना है। हम कौन सा सेल लेंगे? ओबीडियंट बच्चा बनाना है, जो ज्यादा स्टबर्न है। जो ज्यादा स्टबर्न है। ओबीडियंट बच्चा बनाना है। स्टबर्न का मतलब तो जिद्दी है। हम्म, आपको आज्ञाकारी बच्चा पैदा करना तो है। फिर एलिफेंट से। तो ये वाला सेल लोगे ना, ओके। ये आपने किससे डिटरमाइन किया? तो अगर हम हिंदी में लिखे तो ये आपकी क्या है? ये है पैदाइशी स्टबर्ननेस। ये आप रिड्यूस नहीं कर सकते हो, ये ओके। सेल स्पेसिफिक है। अभी इस सेल से मैं इंसान बनाऊं या फिर मैं फ्रॉग ही बनाऊं, क्यों ना बनाऊं, जो भी बनाऊं उसका स्टबर्ननेस कम ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। दिस इज एनालॉगस टू रेजिस्टिविटी। और जो आप ओके। इंसान बन गए वो आप रेजिस्टेंस हो। आपकी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी आपकी आकार कैसी है। तो if we want more resistance का material, then जिसकी resistivity ज़्यादा है, you should not pick like that. that. Hold on. First of all, we should select. Do you want a good conductor? We are making a headphone, तो हमें good conductor चाहिए. हाँ So जी। please select someone whose पैदाइशी resistance is less. Less. Okay, makes sense. सिल्वर, Hmm. सिल्वर, सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम है, पर प्रोडक्ट Yes. टेक्नो कमर्शियली फिजिबल नहीं होगा ना। हेडफोन की कीमत फिर देखोगे प्लेयर से ज्यादा हेडफोन की कीमत हो गई, तो नहीं चलेगा। अब कॉम्प्रोमाइज आ गए हम, कहाँ पे आ गए? कॉपर पे आ जाएंगे। अभी कॉपर पे कॉम्प्रोमाइज हो गया तो भी ज्यादा। कॉपर पे कॉम्प्रोमाइज जब करेंगे तो हमने क्या है, मटेरियल प्रॉपर्टी पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। क्या उसको हम आगे एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ, आगे हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल प्रॉपर्टी से। शायद पतला वायर बनाएंगे, हाँ फट जाएगा वो बात अलग है, पतला वायर, पर नहीं तो साउंड इफेक्ट नहीं दे पाएंगे ना आपको। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग हाउ Yes, टू sir. सिलेक्ट? बेटा यू आर नॉट सिलेक्टिंग अ रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस सिलेक्ट नहीं करता है, सब लोग कंडक्टर सिलेक्ट करते हैं। तो कंडक्टर को सिलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? वो मटेरियल सिलेक्ट करो जिसकी रेजिस्टिविटी कम हो, within your budget and within your design. After that, still can you play with the resistance? Yes, because you will make a different shape. अब मैंने कॉपर लिया, कॉपर से आप इतना मोटा वायर बनाओ या इतना पतला बनाओ, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। द सेल विथ विच द जिद्दीपना केम, इट इज द सेम सेल। अब हम उससे हाथी बनाएंगे या अब हम उससे इंसान बनाएंगे, उस पर डिपेंड करेगा। अगर मैं ये बच्चा नहीं बना के, मान लो ये बच्चा बनाया और साथ में मैंने एक बड़ा सा हिपोपोटेमस बना लिया, तो दोनों प्राणी को कंपेयर करने से कौन ज्यादा स्टबर्न होगा? हिपोपोटेमस ज्यादा स्टबर्न होगा, क्योंकि उस वो बल्कि है, उसमें ज्यादा सेल्स है। पर पैदाइशी सेल दोनों में सेम है। समझ में आ रहा है ना? Okay, sir. हाँ sir. I hope you have understood now what I'm trying to say. हाँ जी sir. So resistivity is material specific, and resistivity helps you only to select the particular material with which you would like to go through. क्योंकि देखो हमारे एक्सप्रेशन में है ही, ये रेजिस्टिविटी हो गया, और ये रेजिस्टिविटी को अगर आप पूरा पूरा देखो तो ये रेजिस्टिविटी इज कमिंग फ्रॉम, हमने तो ज्योग्राफिक प्रॉपर्टी को अभी भी वहीं छोड़ दिया है, यही प्रॉपर्टी है ना। हाँ रो जी सर. रिप्लेस कर रहा है, रो इसको रिप्लेस कर रहा है, तो मैं लिख नहीं सकता हूँ क्या? रो इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है, क्लियर आया? जी सर. अब इस पे थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। हमने तो इसको कह दिया कि आप क्या हो, रेजिस्टिविटी, यू आर कांस्टेंट। तो रेजिस्टिविटी की पहले एक डेफिनेशन ले लेते हैं, यहां से डिफाइन करते हैं रेजिस्टिविटी को। यहां से डिफाइन करेंगे तो ग्रेड 10 की तरह डिफाइन करो रेजिस्टिविटी। अगर हम इसको 1 मीटर कर दे, इसको 1 मीटर स्क्वायर कर दे और इसको 1 ओम कर दे, तो क्या होता है देखो। तो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन,
मीटर ने मीटर स्क्वायर को कटेगा, रेजिस्टिविटी की यूनिट जाके ओम मीटर नहीं हो जाएगी? बिल्कुल ओम मीटर हो जाएगी। हाँ जी सर। तो रेजिस्टिविटी क्या है, आइए इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सैंपल ऑफ ए कंडक्टर of unit length and unit cross sectional area. यूनिट क्या है? R is equal to rho L upon A. हम कहते हैं if L is 1 meter and A is 1 meter square, then rho is equal to R हो जाता है, और रो की यूनिट हो जाती है ओम मीटर, है ना? देखो, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस। तो अगर आप कहते हो कॉपर की रेजिस्टिविटी ब्ला ब्ला है, तो ये क्या बता रहा है? कॉपर का वो सैंपल जो 1 मीटर लंबा है और 1 मीटर स्क्वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब बहुत बड़ा सा, बहुत बड़ा मैडम, 1 मीटर लंबा, समझ रहे हो ना, कपड़े हाँ की जी सर। लाठी के स्टिक की तरह, और 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है N1, वो कॉपर का जो रेजिस्टेंस है दैट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, आइए अब रेजिस्टिविटी को देखते हैं। लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी क्या है सर? रेजिस्टिविटी मटेरियल स्पेसिफिक है। तो क्वेश्चन आता है इज इट कांस्टेंट? ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, इज इट कांस्टेंट? हम आंसर करेंगे नो, कांस्टेंट नहीं है। क्यों नो At a है? constant temperature it is constant. N and tau are Change temperature. with, Very good, Sunil. हाँ. Are temperature dependent. N and tau are temperature dependent. तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे resistivity is constant at a constant temperature. Rather, you can say it is fixed for, ये better language है, given material, fixed for a given material at a constant temperature. किसी constant temperature में किसी material की resistivity fixed होती है। क्लियर हो रहा है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी? से क्लियर हो रहा है? अभी आपको समझ में आया? रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट नहीं है, रेजिस्टिविटी भी डिफर करता है। और रेजिस्टिविटी कैसे डिफर करता है? रेजिस्टिविटी डिफर करता है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। और आइए अब उस टेम्परेचर के उसमें देखते हैं रेजिस्टिविटी में क्या हो जाता है। तो हमने क्या सीखा कि हमने ये देखा कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या हो जाता है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है और ये टाउ नीचे उतर जाता है। ठीक है ना, नंबर ऑफ टाउ नीचे उतर जाता है। अब ये दो फैक्टर आपको बहुत सारा डिस्टर्ब करेगा। और रेजिस्टिविटी को हम कैसे देख रहे हैं? आर्क में आप देखिए एन और टाउ कहाँ पे है? एन और टाउ आपका दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। अगर रिलैक्सेशन टाइम आप सोच के देखो, रिलैक्सेशन टाइम के साथ नीचे है, अगर आप रिलैक्सेशन टाइम नीचे आपके डिनोमिनेटर में आता है, सीधी एक्सप्रेशन, ये रिलैक्सेशन टाइम आपके डिनोमिनेटर में आ रहा है, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। अब हम इसमें कहते हैं एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखेंगे, आइए लिखिए, लेट रो जीरो बी द resistivity, let rho zero be the resistivity of a conductor at 0 degree centigrade पे, हाँ 0 degree centigrade, and rho t be the resistivity of a conductor at t degree centigrade. तो हम कहते हैं rho at t is equal to rho zero into 1 plus alpha t, rho zero into 1 plus alpha t, और यहां अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट। लीनियर रिलेशन है, दिखा रहा है देखो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। यानी आपको कैसा दिख रहा है? जैसे जैसे बेटा टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टिविटी बढ़ना शुरू कर जाएगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? कोलिशंस बढ़ जाएंगे, कोलिशंस बढ़ जाएंगे तो फिर
टाउ नीचे आ जाएगा, सब बैठ रहा है देखो, टाउ नीचे आ जाएगा, टाउ नीचे आ जाएगा तो ये बढ़ जाएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इन पर डिग्री सेल्सियस, इन पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसकी यूनिट कैसे आ जाएगी, डिग्री सेल्सियस -1 आएगी, RT पर डिग्री सेल्सियस। और अगर यहां से आप और इसको अच्छा करना चाहो तो क्या लिखोगे, रो एट टी माइनस रो जीरो इज इक्वल टू अल्फा इंटू रो जीरो इंटू टी। देयरफॉर अल्फा कैन बी डिफाइंड एज रो एट टी माइनस रो जीरो डिवाइडेड बाय रो जीरो, ठीक है ना, दिस इज चेंज इंटू 1/2। तो ये क्वांटिटी को, ये जो क्वांटिटी है T by rho zero divided by rho zero, this is known as fractional change in resistivity, fractional change in resistivity. जी सर। अच्छा, यहां से एक छोटा सा एनालॉजी ड्रॉ करेंगे। वो एनालॉजी ऐसा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है ना। यहाँ पे एक छोटा सा एनालॉजी है, इफ यू नेग्लेक्ट द एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर, ये उतना भी टेम्परेचर ऐसा नहीं तो कि आप बॉइलिंग कर दोगे या बहुत गर्म कर दिया, अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंशन को नेग्लेक्ट कर दो, if you neglect the expansion due to temperature, that is the expansion बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, L भी चेंज होगा, A भी चेंज होगा, पर ये टेम्परेचर उतना नहीं है कि L A को इफेक्ट कर सके। आप समझ रहे हो, this temperature is affecting the number of free electrons or free electrons density and the relaxation time, but the temperature is not sufficient to change your physical। जैसे हम कहते हैं ना, बहुत ज्यादा गर्मी हुआ तो आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, तभी R at any T resistance is equal to R0 into 1 plus alpha T। जैसे आपने रेजिस्टेंस, तो आप देखो रेजिस्टेंस की जगह पे रो L by A लिखो, सारे L by A कैंसिल्स हो जाएंगे। Did you understand this? जी सर। देखो R है, रो है ना, रो का डेफिनेशन क्या हो गया, रो का डेफिनेशन हो जाएगा, रो का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, R A। देखो कैसा हो जाएगा, ये हर रो को कैसे लिख सकते हो आप, हर रो को आप लिख सकते हो R T, इसको क्या लिखेंगे, A by L। यहां पे भी एक आएगा R0, फिर क्या आएगा, A by L आएगा, यहाँ पे भी R0 A by L आएगा, तो A by L A by L A by L काट दिया सब जगह से, तो ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा ना, तो वही हम लिखते हैं। और यहाँ से और यहाँ से हम अल्फा की डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा's definition is RT minus R0 fractional change in resistance 1/T, the same thing that you actually did. Considering that the temperature is not going to change your external parameters, समझ में आया? हाँ जी सर। So before we go to Ohm's law, now we are ready for some numericals, और ये numericals CBSE में बड़े कॉमन होते हैं, और इनमें हम करेंगे न्यूमेरिकल्स विच आर ऑन स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन को लेके, वायर को मरोड़ा टेरा किया, रेजिस्टेंस किया, हुआ फलाना फलाना। तो कहानी क्या आई अब तक सर, कहानी ये आई कि V की एक्सप्रेशन अगर हम I के टर्म्स में देखें तो वो हो जाता है M डिवाइडेड बाई NE² टाउ एवरेज L अपॉन A। L अपॉन A को हमने अलग से सेग्रीगेट किया और उसको हमने क्या नाम दिया, फिजिकल पैरामीटर नाम दिया, एक्सटर्नल पैरामीटर या एक्सटर्नल प्रॉपर्टी नाम दिया, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी नाम दिया हमने उसको। और जो बाकी रह गया, क्या बाकी रह गया, M डिवाइडेड बाई N² M divided by NE² tau,
एन ई स्क्वायर टाउ और एम, इस क्वांटिटी को हमने क्या किया, मटेरियल स्पेसिफिक का, उसमें भी हमने बाइफर्केशन किया। मास और चार्ज कांस्टेंट होती है, एन और टी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। उस क्वांटिटी को बाद में हमने रेजिस्टिविटी कहा। फिर हमने अपनी सोच को और इंप्रूव किया। वी सेड दैट यस, रेजिस्टिविटी इज आल्सो नॉट कंप्लीटली कांस्टेंट, रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट व्हेन द मटेरियल इज सेम and provided the temperature does not change. So resistivity is material constant as long as the temperature is constant. And what is resistivity? It tells you about the resistance made by from that conductor, in which now we will also adjust the physical parameters. So adjust the physical parameters such that the length is 1 meter and the cross sectional area is 1 meter square. So resistivity is the resistance offered by a sample of a conductor which is having a dimension of 1 meter length and 1 meter square, and the unit is ohm meter. ठीक है? और Yes, sir. resistivity changes with temperature, because we have seen that. So if the temperature increases, resistivity increases, temperature increases, collision increases, tau average falls, and tau average is in the denominator. So if it falls, resistivity goes up. So resistivity at any temperature T is given by R0 into 1 plus alpha T. And same way, if you also have the analogy that the external parameters do not change due to that change in temperature, or there is no expansion in them, then you can write R at T is equal to R0 1 plus alpha T. And the quantity final minus initial divided by initial is known as fractional change. So you have a fractional change in resistivity. You can also have a fractional change in resistance. वो भी लिख लीजिए, fractional change in resistance क्या हो जाएगा? Fractional change in resistance would be R0 minus R at T, sorry, उल्टा लिख दिया, RT minus R at 0 divided by rho 0. This will be known as fractional change in resistance. सर ये भी R वो नहीं होगा, R0 डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर गलत लिख दिया, rho 0 नहीं है बेटा, सॉरी, डिनोमिनेटर would be R0, R at T minus R0 divided final minus initial over initial, fractional change. ठीक है? आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी। ये टिपिकल सीबीएसई टाइप प्रॉब्लम है। A wire of length L has a resistance R. ठीक है? The Yes, sir. wire is stretched. The wire is stretched to twice its original length. Twice its original length. Find the new resistance. ठीक है? A wire Yes, of sir. length L has a resistance R. आइए इस प्रॉब्लम को करते हैं। रेडी? Yes, sir. चलिए इस प्रॉब्लम को करते हैं। ये प्रॉब्लम को जैसा है, देखिए हमारे पास एक वायर है, ठीक है, और इस वायर की लेंथ कितनी दी हुई है? इस वायर की लेंथ हमें दी हुई है, L लेंथ है इस वायर का, ठीक है, ये वायर L लेंथ की है और इसकी रेजिस्टेंस है R, ठीक है, समझ में आया? इस Yes, वायर sir. को हमने स्ट्रेच किया और इसका लेंथ डबल कर दिया, तो स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा पतला भी तो हो जाएगा, है ना? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ जी सर। स्ट्रेच करोगे तो पतला नहीं होगा, आटा आटा खींच दो, आटा पतला नहीं हो जाएगा, तो पतला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी हो गई बेटा? इसकी लेंथ अभी है 2L, ठीक है। हमें पूछा है इसका नया का रेजिस्टेंस क्या होगा। मान लो इस नए का रेजिस्टेंस हो जाएगा R डैश, ठीक है। जी सर। इसमें क्या चीज कांस्टेंट है दोनों में? सोचो सोचो। रेजिस्टिविटी। हाँ, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है रेजिस्टिविटी?
क्योंकि मटेरियल सेम है और टेम्परेचर मटेरियल सेम है, बढ़िया सी बात है, वही मटेरियल वही वायर को आपने चुना, तो इसकी रेजिस्टिविटी है रो, इसकी रेजिस्टिविटी है रो। तो आइए इसके रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एल, जो हमारी एल अपॉन इसकी कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा इक्वल टू आर, यहाँ का आर डैश इंटू 2L डिवाइडेड बाई ए। क्या होगा, ए लिखूं या कुछ और लिखना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हुआ है ना, तो वो कम भी हुआ है, पता है क्या, नहीं पता है ना कितना कम, इट्स नॉट यही तो तुमको दे दिया, तो यही तो इसलिए वी कैन फिटिंग जस्ट वाला है। टेक इट तो ए एज ए। डैश कितना है नहीं पता हमें, ए डैश। अब तुम ये भी कह सकते हो सर ऐसा भी तो हो सकता है आपने इसको क्यूबॉइडल वाला वायर लिया है, मेरा क्रॉस सेक्शन इसमें कैसा आएगा बेटा, मेरा क्रॉस सेक्शन इसमें एक क्यूब आएगा या क्यूबॉइड रेक्टेंगल आएगा इसका क्रॉस सेक्शन, है ना। हमारी वायर तो ऐसी भी हो सकती थी ना, सिलिंड्रिकल वायर भी हो सकती थी, हाँ जी सर। क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता, इसको खैचिंग मार देते तो ऐसी टाइप की वायर आ जाती हमारी लंबी होके, पर प्रॉब्लम हो गया है। अब जरा सोचो हम कैसे आर डैश निकालेंगे, जरा सोचो तो आर डैश को कैसे निकालेंगे, क्या करें कि हमारा आर डैश निकलेगा। We need to figure out A dash in terms of A first. तो कैसे फिगर आउट करेंगे, वही तो पूछ रहे हैं, ए डैश छुपा दिया ना आपसे, क्या करेंगे। एक हिंट देता हूं, दो रोटी का जो आटा है, दो रोटी का जो आटा है गूंदा हुआ आटा, जिसको गोल गोल लोइयां रहती है, उसमें से पूरी दो बनेंगे कि ज्यादा बनेंगे। सर रोटी के लिए आटा लिया है हमने दो लोइयां ली है, किसकी, पराठे की, गोल गोल दो रेडी है, सिर्फ बेलना है। अचानक मेरा माइंड चेंज हो गया, मैंने पराठे नहीं खानी है, पूरी खानी है। हाँ तो इट विल बी वे मोर पूरीज, आई मीन एक से ज्यादा बनेंगी। थोड़ा तो हाँ, थोड़ा हिंट दिया है आपको, पर मेरे पेट में कितना गूंदा हुआ आटा गया, The same amount as one paratha. एज Okay. टू पराठास, टू पराठास। Okay. तो कुछ हिंट मिल रहा है। बाएं तरफ का डायग्राम रोटी की लोइयां है, दाएं तरफ का डायग्राम पूरी की लोइयां है। दाएं तरफ का डायग्राम अलग नहीं है, बाएं को खींच के ही दाएं बनाया है, क्वेश्चन ही वही है ना, स्ट्रेच्ड। तो पेट में तो उतना ही रोटी आटा जाना है ना, यहाँ आटे को किससे रिप्लेस करोगे, यहाँ आटे को किससे रिप्लेस कर दोगे, एरिया से। एरिया तो घट गया है ना, Oh. पेट में क्या गया, आटा गया, उतना ही आटा गया, उसको किससे रिप्लेस करोगे यहाँ पे। वहां लोइयां किससे बनी थी, आटे से बना था। यहाँ यहाँ किससे बना हुआ है, कोई एक मेटल से बना है, कॉपर ले लो। हाँ जी। अभी भी क्लिक नहीं कर रहा है। वहां अगर आटा कांस्टेंट है तो यहाँ क्या कांस्टेंट है, व्हाट इज आटा देयर इज कॉपर हियर। हमने उतना ही आटा खाया। अच्छा बोलो, या ये चीज बोलो, यहां से खाऊं जितना आटा खाऊंगा, यहाँ से खाने से भी तो उतना ही आटा खाऊंगा ना। अब आटे को दिमाग से निकाल दो, यहां से खाया तो जितना कॉपर खाया, यहाँ से खाने से भी तो उतना ही कॉपर खाऊंगा ना। तो क्या चीज कांस्टेंट है, क्या संजीवनी, ये, अरे वॉल्यूम कांस्टेंट है दोनों में। Oh yes. इसका वॉल्यूम क्या है, ए इंटू एल, इसका वॉल्यूम क्या है, ए डैश इंटू Dash into 2L. 2L। Okay. ये कांस्टेंट नहीं है क्या दोनों में, तो कर, ए इंटू एल इज इक्वल टू ए डैश इंटू 2L। तो ए डैश की डेफिनेशन कितनी आई, ए एल डिवाइडेड बाई 2L, एल ने एल को काट दिया, ए बाई 2i, ठीक है। अब आप निकाल लो, आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू 2L डिवाइडेड बाई ए डैश, ए डैश की क्या है डिवाइडेड बाई ए बाई 2, तो इसको क्या करेंगे 2 अपॉन ए कर देंगे, यानी कि ये कितना हो गया 4 रो एल अपॉन ए विच इज इक्वल टू 4R। नया रेजिस्टेंस हमारा बन गया 4R बन गया। समझ में आया? हाँ जी सर।
ठीक है, हाँ एक सर। प्रॉब्लम करते हैं इस टाइप में। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर is compressed to half its original length। इस बार आप करना, हाँ, half its original length, डायग्राम बनाना जैसे मैंने लास्ट टाइम बनाया, बिल्कुल half its original length, find the new resistance value of the wire। डायग्राम ड्रॉ करना, और मैंने अपना डायग्राम ऐसे खोल के रखा है पहले वाला, और देखना चेंज क्या है, उस चेंज को लेके हम आगे प्रॉब्लम को करेंगे। Sir, new resistance will be R/4। R/4 करेक्ट है, ठीक है। तो समझ में आ गया रेजिस्टेंस के ऐसे प्रॉब्लम कैसे करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो नया रेजिस्टेंस आपका आ गया R/4। पहले हमारा रेजिस्टेंस कितना था, R था। R रेजिस्टेंस कैसे आया था बेटा, R रेजिस्टेंस आया था रो L अपॉन A। नया रेजिस्टेंस क्या है, R डैश है। R डैश में हमारी L की वैल्यू कितनी हो गई, L/2 हो गई, और A कितना है, A डैश है। लेकिन दोनों ही होगा, L इंटू A शुड बी इक्वल टू L/2 इंटू A डैश, यानी कि A डैश की वैल्यू क्या हो गई, 2L डिवाइडेड बाई L, है ना। तो L ने L को काट दिया, 2A हो गया। तो अब हम R डैश को क्या लिखेंगे, L/2 डिवाइडेड बाई 2A, यानी कि यहाँ पे R डैश हो गया है, रो भूल गया था, रो L/2, और यहाँ पे हमें क्या करना है, 2A ला देना है एक और। तो ये कितना हो गया, 1/4 रो L अपॉन A विच इज इक्वल टू 1/4। ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ की। इस बार किसी को ये भी क्वेश्चन में आ गया है, डिफाइन ओम्स लॉ। तो अब क्लास 10 की तरह नहीं, थोड़ा सा और बेहतर करेंगे। आइए लिखिए ओम्स लॉ, लिखिए मेरे साथ। इफ फिजिकल कंडीशंस such as temperature, okay, and mechanical strain, मतलब आप आड़ा तेरा नहीं करोगे उस चीज को, मैकेनिकल स्ट्रेन, क्योंकि आपके पास दो कंपोनेंट है, आप पहले ही पढ़ चुके हो। एक है मटेरियल कंपोनेंट, मटेरियल कंपोनेंट के अंदर भी है ऑलवेज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट कंपोनेंट, और साथ में है फिजिकल पैरामीटर, ठीक है ना। तो इफ फिजिकल कंडीशंस याद है ना, ये ऐसा देखो, V इज इक्वल टू M N, N को यहाँ नहीं लिखता हूँ जानबूझ के, E स्क्वायर N टाउ ऐसे लिख, और sir। यहाँ पे लिखता हूँ L अपॉन A, और यहाँ पे I। तो जिस चीज को कभी मत भूलना, ये पूरा चीज क्या है, आपका डेफिनेशन इसी से आ जाएगा। देखो, ये फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, जब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया तो ये चीज को कांस्टेंट कर दिया। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट, और बाकी ये लोग तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। एंड मैकेनिकल स्ट्रेन, तो मैकेनिकल स्ट्रेन से आपने इसको बांध लिया, ठीक है। आगे लिखते हैं, चलो। एंड मैकेनिकल स्ट्रेन एक्सेट्रा आर केप्ट फिक्स्ड then current flowing through a conductor
current flowing through a conductor and potential difference PD applied across the conductor are proportional to each other. Directly proportional. ना ये दोनों को एक साथ लिखा है ना, are proportional to each other. मतलब इस डेफिनेशन से आप ये भी कह सकते हो V is proportional to I, ये भी कह सकते हो I is proportional to V. तो हम कहते हैं एक्चुअली डेफिनेशन आता है उतना करंट जाएगा जितना लाद पड़ेगा. सो I is proportional to V. तो बाद में हम ले लेते हैं V is proportional to I और V की वैल्यू क्या आई, IRI. ये हमेशा लिखिएगा प्रोवाइडेड ये डेफिनेशन मत भूलिए, प्रोवाइडेड ये सब टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेन आर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये होगा प्रोवाइडेड दिस इज कांस्टेंट. ठीक है, और इसकी डिराइवेशन को बार बार नहीं लिख रहा हूं, लेकिन दो चीज लिख के रख देता हूं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd को हमने डिफाइन किया था. कैसे डिफाइन किया था, एक्सीलरेशन लिया था हमने यहाँ पे एक्सीलरेशन को ले लिया था. ई एक्सीलरेशन, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन आ जाता है यहाँ पे em और यहाँ पे था E और ये था हमारा टाउ, ये हमने डिफाइन किया था. यस सर. बेसिकली क्या है, देखो एक्सीलरेशन इनटू टाइम है, अच्छी तरह से देखो तो E/m क्या है, एक्सीलरेशन है. एक्सीलरेशन. अगर आप भूल गए हो तो देखो, क्या इसको कैसे भूल नहीं सकते हो. फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन. मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास. एक्सीलरेशन क्या है हमको नहीं पता, रख दो. फोर्स और क्या हो जाता है बेटा, फोर्स हो जाता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E. हाँ, और क्योंकि यहाँ पे Q is as गया good as electron, तो फोर्स इज इक्वल. तो ये दोनों से आपने क्या किया, E को इक्वेट किया Ma के साथ. A की वैल्यू क्या आई आपकी, E/m आया है ना. और वेलोसिटी क्या होता है नॉर्मली, एक्सीलरेशन velocity by time is acceleration, so velocity should be what, acceleration multiplied by time. yes sir. कर दो, एक्सीलरेशन क्या है E/m और टाइम माने टाउ. देखो वाला आ गया ना. हाँ जी सर. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको रटने की जरूरत नहीं है. अब तो ये हो गया हमारा एक एक्सप्रेशन. ऐसे और एक एक्सप्रेशन था हमारा, ठीक है. दूसरा वाला एक्सप्रेशन भी लिख लेते हैं, जहां से एक्चुअली ये डेरिवेशन कभी भी करने दिया तो आपको आ जाना चाहिए. करंट को आपने लिखा था, करंट क्या था, वीना था, वीना, VDEN और उसके बाद NEVDA, वीना. ठीक है, ठीक है. और बस अब दोनों को इक्वेट कर दो. और इसमें एक और चीज रखना, E is equal to V/L रख लेना. ये भी याद होना, ये तीन चीज आपको रहना चाहिए, तो आप डेफिनेशन डेरिवेशन ले आओगे. E is equal to V/L, ये तो पता ही है ना. E का क्या होता है, KQ/R². V क्या होता है, KQ/R, यानी कि एक और R निकाल देंगे तो आ जाएगा. E होता है V/L, तो इसको हटा देने से आपका डेफिनेशन आ जाएगा जो हम लाते थे कि V is always equal to mn/E² tau L/A multiplied by I. ये आ गया रेजिस्टेंस का डेफिनेशन. और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ये सब आपको पता है. ठीक है, तो ओम्स लॉ के मुताबिक इसको अभी हम देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आप कर्व देख रहे हैं. आइए ओम्स लॉ की कैरेक्टरिस्टिक कर्व को देख लेते हैं, कैसा रहेगा. ऐसा. ओम्स लॉ इज वेरी आइडियल लॉ. ओम्स लॉ के मुताबिक हमारा रेजिस्टेंस ऐसा जाना चाहिए, ऐसा. ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसका स्लोप ही हमें रेजिस्टेंस देता है. दिस इज V
दिस इज आई, ठीक है। और ये आपको मिलता है लीनियर प्लॉट। ये लीनियर प्लॉट तब मिलता है जब वही बात आ गई, क्या क्या, टेम्परेचर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी अगर कांस्टेंट हो तो, टेम्परेचर और फिजिकल प्रॉपर्टी। जो जो कंडक्टर्स इस चीज का बिहेवियर दिखाते हैं उन कंडक्टर्स को हम कहते हैं ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स का कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमेशा ऐसे होगा, ठीक है। ओके सर। राइट। और यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स भी रखो भाई। स्लोप क्या होगा, कहीं भी स्लोप मेजर करना है तो स्लोप क्या मिल रहा है, देखो तो कहीं भी अगर आप स्लोप मेजर करोगे तो स्लोप क्या होता है, राइज बाय रन। हाँ, तो स्लोप आपको हमेशा देता है v/i, जो कि आपको देगा r। और यहाँ से पैदा होती है फिर से छोटी छोटी क्वेश्चन है, इस तरह की क्वेश्चन भी पैदा हो सकती है। जरा देखो कैसे बेवकूफ बनाते हैं लोगों को क्वेश्चंस में, सॉरी, ठीक है। देखते हैं, आ जाओ, कैसे कैसे बेवकूफ बनाते हैं। देखो, ऐसा और ऐसा, ठीक है। आपको एक ग्राफ दिया है, ये ग्राफ दिया है I/V, ठीक है। और आपको यहाँ पे दो प्लॉट दिया है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। R1 R2 में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? I/V प्लॉट है। हाँ, I/V प्लॉट है। तो इसको कैसे देखने के लिए, सबसे पहले ऐसे देखिए, V/I प्लॉट में स्लोप हमें बताता है रेजिस्टेंस के बारे में, स्लोप V/I, है ना। तो VI में मान लो हमारे पास दो प्लॉट ऐसे आए, एक RA आया और एक RB आया, ठीक है। RA और RB में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, सिंपल सी बात, जिसका RA। लेकिन जब ग्राफ को उल्टा देंगे किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस R2। ओके, या दैट मेक्स सेंस, ठीक है ना। आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे सकता है, जैसे दिस इज रिलेटेड टू क्लास 10 नॉलेज, फिर से बता रहा हूँ आपको, ऐसा रिलेशन दे दिया, मान लीजिए दो रेजिस्टेंसेस हैं हमारे पास, ठीक है। और दोनों रेजिस्टेंस कुछ ऐसे हैं, ये एक रेजिस्टेंस है मान लो, से फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये एक और रेजिस्टेंस है, ये R1 है, सॉरी, ये R1 है, ये R2 है। और हमें कहता है कि एक और, ऐसे ही कोई डायग्राम वायग्राम नहीं है, जस्ट ऐसे ही दिया हुआ है, और इसको कहते हैं R सीरीज। Does the diagram justify the analogy? R1 R2 ऐसे दिया हुआ है और RS क्या है पता है, it is the series equivalent of both the resistance. Does it justify? Does the diagram justify? सीरीज क्या होता है, सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, याद है कि नहीं, पहले वो बोलो। सीरीज में तो एडिशन होता है। एडिशन होता है। तो अगर R1 2 है और R3 3 है, R2 3 है, तो सीरीज कितना हो गया, 5 हो गया। हाँ जी। हमें कोई वैल्यू नहीं दिया है, यानी R1 का जो स्लोप है और R2 का जो स्लोप है, द सीरीज स्लोप मस्ट बी मोर देन दैट। मोर देन दैट, यस, satisfies, it satisfies। और अगर हम इनको पैरेलल करेंगे तो हमें कैसा मिलेगा, पैरेलल करने से रेजिस्टेंस घटती है, ये है आरपी। ओके। अगला डायग्राम क्या कर सकता है, इसी को घन चक्कर बना के आपको ऐसे देगा, आईवी कर देगा, और आईवी करके पूरा यही चीज प्लॉट कर देगा। मान लो ये पूरा चीज आपको प्लॉट कर देगा, तो वो उल्टा हो जाएगा। नाउ इट डज नॉट सेटिस्फाई। इस बार आरएस नीचे आना चाहिए था, आरपी ऊपर आना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक? यस सर। ठीक है, इस बार ये नीचे आना चाहिए था, दूसरा वाला ऊपर जाना चाहिए था। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज नॉट करेक्ट और ये करेक्ट है। ये जस्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, ऐसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आ गया तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ओमिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं? ओमिक कंडक्टर्स वो कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और उनमें आपको लीनियर प्लॉट आता है। वी और आई के ग्राफ में आपको बिल्कुल लीनियर प्लॉट आएगा। लेकिन अब आते हैं रियलिटी चेक करते हैं, सर रियलिटी क्या है। रियलिटी में हम कहेंगे ओम्स लॉ
holds only for small current value. छोटे से करंट वैल्यू में ही ओम्स लॉ वैल्यू करता है, ठीक है जी सर। अब ऐसे सिनारियो देखो, अब हम सिनारियो देखते हैं, ठीक है। अगर आप करंट बढ़ा दोगे, ठीक है, ठीक है, करंट जी बढ़ाने सर। से क्लास 10 में आपने क्या पढ़ा था, हीट बढ़ जाता है, हीट विल गो अप, ये पढ़ा था ना 10 में, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, भूल गए, यस सर। हीट बढ़ जाएगा, हीट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ टेम्परेचर जाएगा, हिलते ही और ओम्स लॉ जैसे ही डजंट होल्ड। टेम्परेचर हिल गया, रेजिस्टिविटी भी क्या हो गया, हिल गया, रेजिस्टिविटी हिल गया, रेजिस्टेंस हिल गया। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो आपको इस पूरे जो आपने इफेक्ट देखा, इस पूरे इफेक्ट के लिए आपको क्या आएगा, नॉन लीनियर आएगा, रियलिटी में नॉन लीनियर प्लॉट आएगा। और वो प्लॉट कैसा होगा, वो प्लॉट कुछ हमारा ऐसा होगा। तो ओमिक कंडक्टर मिलना बहुत मुश्किल है भाई साहब। जैसे जैसे करंट बढ़ेगी हमारी प्लॉट कैसी होती जाएगी, हमारी प्लॉट ऐसे रेजिस्टेंस बढ़ती जाती है। सो योर रियलिटी यू गोना हैव समथिंग लाइक दिस, V upon I। ये है टिपिकल रेजिस्टर, जो हमें बाजार में भी मिलता है, वो भी यही रजिस्टर है। ओमिक कंडक्टर ये से हो गए हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। हाँ जी सर। समझ में आया। जी सर। और आपके कोर्स से इस बार जो चीज निकाल दिया है, वो चीज है आपकी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक लास्ट एक और क्वांटिटी को देख लेंगे और They उस, remove that. हाँ हाँ, दे हैव रिमूव, दैट इज देयर इन क्लास 10 ओनली, और 12 में और नहीं है ये सब। 12 में आएगा अभी किरचॉफ्स करंट लॉ में आएगा, जब तब आपको आएगा। कंडक्टेंस को देखेंगे, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं। और एक और चीज यहाँ पे पढ़ेंगे, ये अभी यहाँ पे पढ़ लो तो केमिस्ट्री में भी आसान हो जाएगा। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम सिग्मा, जो सीमेंस में आप मेजर करते हो केमिस्ट्री में, ठीक है। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस का एनालॉजी किसके साथ है, कंडक्टेंस का एनालॉजी है रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। और कंडक्टिविटी का एनालॉजी किसके साथ है, रेजिस्टिविटी के साथ। लेकिन कैसा एनालॉजी है, इनवर्स, 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 और ये भी इसका इनवर्स। तो क्या हम डिफाइन करने लायक हैं, बिल्कुल डिफाइन कर देंगे। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टेंस। यानी कि कंडक्टेंस G इज इक्वल टू 1 अपॉन R, सो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन रो L अपॉन A। उल्टा कर दिया इसको, 1 अपॉन रो L अपॉन A हो गया हमारा, ठीक है ना। सो रो L बाई A, तो ये क्या हो जाएगा, A रो L हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। यानी कि ये क्या हो गई, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सिग्मा A बाई L लिख सकते हैं। देखो तो समझ में आया, ये पूरा हाँ जी चीज सर। 1 अपॉन रो सिग्मा हो गया। G की जो यूनिट होती है रेजिस्टेंस का ऑपोजिट है, तो इसे हम कहते हैं मो, MHO। MHO, MHO कह सकते हो, या फिर ओम -1 कह सकते हैं। और सिग्मा की यूनिट को हम कह सकते हैं, कैसा है,
Oh, wait, MHO is just like उल्टा उल्टा उल्टा, हाँ इनवर्स है ना, इसीलिए उल्टा है, Oh. कोई नाम किसी के नाम के ऊपर नहीं है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं ओम इनवर्स, मीटर वन इनवर्स, ये रेजिस्टिविटी का उल्टा है ना, या फिर इसको आप कह लो MHO मीटर माइनस वन। इसको आप केमिस्ट्री में जब पढ़ते हो ना, सीमेंस सीमेंस करके पढ़ते हो, सीमेंस। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। कंडक्टेंस क्या है जी, कंडक्टिविटी सिग्मा। तो कंडक्टेंस क्या दिखाता है बेटा, कंडक्टेंस आपको ओबीडियंस का मेजर है, रेजिस्टेंस डिसोबीडियंस का मेजर है। अगर किसी का रेजिस्टेंस वैल्यू हाई है तो ओबीडियंस कम होगा ना, सीधी सी बात। हाँ जी सर। अगर आप डिसोबीडियंट चाइल्ड हो तो आपका ओबीडियंस इंडेक्स कम होगा। अगर आपका ओबीडियंस इंडेक्स हाई है तो हम क्या करते हैं, तो आप बोलोगे सर फिर रेजिस्टेंस के बारे में क्यों ही पढ़ते हैं खाली, इसलिए कि हमारा जो बच्चा है वो तो हम ओबीडियंट मान के ही चलेंगे, तो उसमें ओबीडियंस मेजर मत करो। डिसोबीडियंस कितना है मेजर हम करना है? उसमें सिर्फ डिसोबीडियंस को मानेंगे, और हम जानते हैं कि डिसोबीडियंस कम है उसको कैसे अटैक करें। आपके ओबीडियंस के ऊपर हमें कुछ लेना, आप तो ओबीडियंट हो ही। So you are a conductor, you are supposed to conduct. If you are not conducting, then there is some sort of resistance in you. We will try to target that anomaly in you rather than improving the goodness in you. However, if you were an insulator, I will target the conductance in you. ठीक है, यहाँ खत्म हो जाती है ये वाली पूरी पार्ट, जहां आज हमने रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ को रिलेटेड के डेरिवेशन, रेजिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर सेंसिटिविटी, मटेरियल पैरामीटर, फिजिकल पैरामीटर सबको देख लिया है। अगला टॉपिक हमारा हो जाएगा इंटरनल। जरा देख लेते हैं आपके सिलेबस को भी साथ में, हेड कैप सिलेबस है तो हाँ। सो इफ यू सी, हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ओम्स लॉ पढ़ लिया, वीआई कैरेक्टरिस्टिक, लीनियर नॉन लीनियर पढ़ लिया। अब हमारा फिर इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, हमने पढ़ लिया। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस वो भी पढ़ लिया। अब आगे आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, इसको आगे पढ़ेंगे। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस। तो ये दो चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, ये तीनों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जो चीज नहीं पढ़ाई है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अगले क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। एक बार कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमारा हो गया तो हमारे पास दो टॉपिक रह जाएगी, किरचॉफ्स लॉ एंड द व्हीटस्टोन ब्रिज। ये किरचॉफ्स लॉ से ही क्वेश्चंस आते हैं आपको, वहां आपको you will find life becomes much more easy than finding those resistances and all. So our next target will be, one, we have to finish power. After power we have to finish what you call combination of cells, and then combination of cells पहले कर लेंगे क्योंकि आपको EMF और internal resistance पता है अभी। ठीक है, रखते हैं आज यहाँ पे, मिलेंगे फिर अगले क्लास में।